नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने माइंड के बारे में। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं लेट्स नो अवर माइंड। तो माइंड क्या है, तो उसके बारे में रिसर्च है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो सबको पता है कि हमारे पास एक बॉडी होती है, एक मन होता है और एक आत्मा होती है, सोल होती है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आमतौर पर चर्चा होती रहती है अलग अलग लेवल पर। तो हम बहुत कुछ जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसको, कि उनकी तरक्की के वजह से ही, उनकी रिसर्च की वजह से ही ह्यूमन बॉडी पे जो रिसर्चेस हुई हैं तो उसका फायदा जो है आज हम उठा रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं माइंड की, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि उसके बारे में क्या है, क्या उसके बारे में कोई प्रगति हुई है। तो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रगति हुई है। यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी जो है अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर भी दिखाया, लेकिन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है माइंड के बारे में। तो ये यहाँ पर तथ्य प्रूव हो चुका है कि जैसे मन की सिचुएशन होगी वैसे ही हमारी बॉडी की वेलबींग होगी। तो मन में खुशी है, मन शांत है, तो हमारी बॉडी अच्छी है, हमारा माइंड सेट सही रहेगा, हमारा जो प्रगति है वो अच्छी होती रहेगी। अगर मन उदास है तो उसका भी बुरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो योग शास्त्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वेरी फाइन बॉडी। तो जो कि टच नहीं की जा सकती, जिसको आप देख नहीं सकते। एक होता है अस्थूल शरीर जिसको आप देख सकते हो, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको हम अस्थूल शरीर बोलते हैं। और उसी अस्थूल शरीर के अंदर जो माइंड यहाँ पर टिका होता है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो माइंड है, जो मन है, ये एक तरह का रास्ता हो सकता है हेवन के लिए भी और हेल के लिए भी, स्वर्ग के लिए भी और नर्क के लिए भी। ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से इसको गति देनी है, किस तरीके से इसको डायरेक्शन देनी है। तो यहाँ पर माइंड को हम ना देख सकते हैं ना इसको टच कर सकते हैं। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सोचना, डिसीजन लेना और याददाश्त जो है ना उसको बरकरार रखना और उसको स्टोर करना। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड यहाँ पर हमें करके देता है, और सबकॉन्शियस लेवल पर भी यहाँ पर ये जो है और बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो दो तरह के माइंड की भी हम बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हमारी, जब हम डेली लाइफ में जब विचरते हैं तो उस समय जो माइंड बात करता है कॉन्शियस है, आप चेतन है पूरे। सबकॉन्शियस ये नॉर्मली जब आप सोने जाते हो तब ये वर्क करता है, जब आपको स्वप्न आते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। और आगे बात कर रहे हैं, हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम माइंड नहीं है, हम आत्मा है, हम सोल है, जिसका कि हम परमात्मा के साथ हमने यहाँ पर उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वही हमारी फिजिकल बॉडी और माइंड को जो है प्रोसेस करती है। जैसे एक प्रोसेसर होता है, वो कंप्यूटर को चलाता है, उसको असिस्ट करता है, वैसे ही हमारी आत्मा प्रोसेस करती है हमारी फिजिकल बॉडी को और हमारे मन को। तो हमें, जैसे हम अपने ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, हमारी आंखों का, हमारे हाथों का, हमारी टांगों का, कि इसको कोई हर्ट ना हो, इसको बचाकर चलते हैं, तो वैसे ही माइंड को भी यहाँ पर हर्ट होता है। वो भी यहाँ पर बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये हर्ट होता है। तो उसकी भी हमें टेक केयर करके चलनी है। तो क्या हम टेक केयर कर रहे हैं? तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा जो मन होता है वो खुला रहता है, तो कोई भी अगर थोड़ी सी अपने शब्दों से चोट पहुंचाना चाहे तो बहुत जल्दी चोट लग जाती है। तो अगर हमें कोई हार्श वर्ड्स बोलता है, अगर ऐसे अनजस्ट वर्ड्स हमें बोलता है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर भी जो है गुस्से के विचार आने शुरू हो जाते हैं, नफरत के विचार आने शुरू हो जाते हैं, बदले की भावना जो है वो उत्पन्न होनी जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जैसे दुखों से ही आपके विचार भर जाएं, डिसअपॉइंटमेंट से ही आपके जो है विचार भरने शुरू हो जाए अगर आपको कोई हर्ट करे। तो इसलिए माइंड को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसको भी हमें हील करने की जरूरत है। जैसे जख्म होता है, कोई चोट लगती है तो उसको हील करते हैं, उसको सफाई करते हैं उसकी, फिर उसमें जो दवाई होती है दवाई लगाते हैं। तो वैसे माइंड को भी हील करने की जरूरत रहती है डेली बेसिस पे। तो हमें क्या करना है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, फिर बाद में जो सही एक्शन है वो लेना है, और फिर बाद में भूल जाना है और माफ कर देना है। ये जो हैबिट है इसको अपनाना पड़ेगा अगर माइंड को सही रखना है। अगर माइंड में बर्डन बढ़ता गया तो फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी वेलबींग के लिए ठीक नहीं है। तो मन, मतलब जो चीज है वो उसको
अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो उसको समझो पहले बात को, ठीक है। जहां पर भी आपको बात सही लगी है उसको अपनाओ, दूसरी को छोड़ दो, और जो भी आपको गलत कह रहा है उसको माफ करो और उसको भूल जाओ। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो यहाँ पर जो भाग दूसरा है भगवत गीता का, तो वहां पर श्री कृष्ण जी भी बताते हैं, वहां पर वो बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन के बारे में जो यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलता है हर एक सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ पर उसको बोल रहे हैं स्थिता प्रजन्य, ओके। तो यहाँ पर ये बात उनको, ये पर्सन को नाम दिया गया है। तो वो ना तो यहाँ पर उसको कोई यहाँ पर मुनाफे की चिंता होती है और ना ही किसी हानि की, तो उसको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे पर्सन ही अपनी जिंदगी की जो यहाँ पर कश्ती होती है उसको सही तरीके से सेल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो है अपने जिंदगी में वो अचीव कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये था पूरा आर्टिकल माइंड के बारे में, कि माइंड को भी समझो, उसके बारे में भी सोचो, उसको भी प्रोटेक्ट करके चलो, उसको भी एक रास्ता जो है, सही रास्ता जो है वो दिखाओ और खुशहाल जिंदगी जो है उसको जियो। तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट डिक्लाइन के बारे में। ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोर्ट को ही आप ब्लेम करो कि यहाँ पर उनकी वजह से ही हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में डिमांड कम हुई है उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है, यहाँ पर और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर भारत की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक से पहले ही गिरना शुरू हो गया था और बाद में कंटिन्यू रहा। बीच में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए थे कि मंथली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन नवंबर का डाटा जो आया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का वो यही शो करता है कि यहाँ पर 8.7% का डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट में। तो इस ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट जो है ये मैटर करता है, एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। और इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। तो साथ ही साथ जो करेंसी है वो भी अप्रिशिएट होती जाएगी इन रियल टर्म्स, ओके। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का बहुत ही बड़े पैमाने पर फायदा होता है किसी भी इकोनॉमी को। और साथ ही साथ जब फॉरेन कैपिटल आता है, जब हम सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट होता है, बाहर का पैसा आता है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा जो बाहर की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो आती है, ठीक है, या फिर जो बाहर से पैसा आता है उसको भी हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वेंचर्स में यहाँ पर स्टेक लोग खरीद सकते हैं बाहर के, जहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आ सकता है। तो उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि इमीडिएट एडिशन कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, धीरे धीरे आती है। और जो है जो हमारे एसोसिएटेड जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो है उसका उसी हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी जो है करेंसी मार्केट में इंटरवीन करता है जब उसको लगता है कि अब जरूरत पड़ चुकी है, जो हमारी करेंसी है वो डीवैल्यूट होनी शुरू हो चुकी है डॉलर के खिलाफ। तो उस समय जैसे अभी जो पैंडेमिक का दौर शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय भारत की जो यहाँ पर करेंसी थी वो गिरनी शुरू हो गई थी डॉलर के प्रति। तो उस समय आरबीआई ने भी इंटरवीन किया था करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो तब क्या किया था कि जो उसके बॉन्ड्स थे उसके पास, जो कि डॉलर्स में खरीदे हुए थे, जो डॉलर्स थे उसको यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर बेचना शुरू कर दिया। तो इससे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको भी यहाँ पर कम रखने की कोशिश की, जैसे रेपो रेट बात करें तो, और भी जो यहाँ पर जो रेट्स जो यहाँ पर आरबीआई जिसको टैकल करके चलता है उसको भी कम रखने की कोशिश की गई। और जो डॉलर्स थे उसको भी बेचना शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि रुपया जो है उसको पकड़ में रखा जा सके, स्ट्रांग रखा जा सके। तो यहाँ पर ये कुछ किया था जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी थी वो अप्रिशिएट होती रही डॉलर के प्रति। तो डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिससे दुनिया का बल्क में एक्सपोर्ट होता है। अगर कोई भी कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है किसी दूसरे मुल्क को तो डॉलर की टर्म्स में ही करती है। अगर भारत की बात करें तो अगर भारत ईरान से तेल को इंपोर्ट करता है ना, तो वहां पर रुपीस के फॉर्मेट में करता है, और जो वहां ईरान की करेंसी है उसके फॉर्मेट में करता है। तो बहुत ही गिने चुने नेशंस हैं जिसके साथ जो है अपनी टर्म, जो अपनी करेंसी है उसके टर्म के साथ एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं कि हम अपनी करेंसी के हिसाब से ही इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट वो करते रहेंगे। लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज है वो डॉलर के हिसाब से करती हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हमारा एक्सपोर्ट राइज नहीं हो रहा है।
और दूसरा यहाँ पर यह भी रीज़न बता रहे हैं कि जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भारत इसमें बहुत बढ़िया कर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे है भारत। तो इनकी भी जो डिमांड ग्लोबल लेवल पर गिरी हुई है, तो इसकी वजह से भी हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये भी कोई रीज़न नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट आइटम्स बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रही हैं बैड पॉलिसी की वजह से, सही नीति ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली एग्जांपल ले रहे हैं जो ओवर प्राइस्ड फार्म प्रोड्यूस है, वो सबसे पहली एग्जांपल है। और दूसरी यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं आयरन ओर की। तो यहाँ पर ओवर प्राइस, जैसे देखो फार्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो प्राइस होना चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा जो है एमएसपी जो है मिल रहा है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा एमएसपी हो रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही आप महंगा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, बाद में जो उसको प्रोसेसिंग में डालोगे तो उसको फिर आगे बेचेंगे, जब कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचेगी तो बहुत महंगी हो जाती है। तो उसी का जब अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, तो चाइना एक कॉम्पिटिटर आ जाता है आपके सामने, तो चाइना उससे सस्ती चीज़ दे देता है, तो लोग चाइनीज प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर रेफर करते हैं। तो यही बात आयरन ओर के यहाँ पर आयरन ओर की भी एग्जाम्पल ली गई है। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसी आइटम है जिसकी वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी डिमांड है, ये डिमांड इसकी कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लोग चाइना से ही खरीद रहे हैं, बाहर के जो मुल्क के लोग हैं। तो यहाँ पर और वही चाइना यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है जो लो ग्रेड ओर होती है आयरन की गोवा से बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आयरन और माइनिंग है गोवा में उसको रोक दिया गया और पास्ट में यहाँ पर बैन भी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कहा गया कि जो आयरन और माइनिंग है यहाँ पर वो एनवायरमेंट को खराब कर रही है, इसलिए उसको अभी रोक दो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यही जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पर मुसीबतें इनके सामने हैं उसको कंसर्न कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो है बात नहीं बन रही है। जो आयरन और माइनिंग है गोवा की, वो एक प्राइम प्रोड्यूसर है जॉब्स की, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां निकलती हैं जो यहाँ पर माइनिंग होती है, जो यहाँ पर लो ग्रेड आयरन और निकलती है उसकी वजह से। और गवर्नमेंट को भी वहाँ पर रेवेन्यू होता है अच्छा खासा। अगर जहाँ पर भी माइनिंग के प्रोसेस शुरू होते हैं, किसी भी तरह की माइनिंग हो, वहाँ पर गवर्नमेंट को भी उसका रेवेन्यू आता है उससे। तो अभी इसको सस्पेंड किया हुआ है, तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन जो है माइंस को ऑपरेट करेगा और कितने लंबे समय तक जो है इसको ड्यूरेशन दी जाएगी कि आप इतनी देर तक जो है वहाँ पर माइनिंग कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी अपने जो पैर है उसको पीछे खींच लिया है इस मैटर में। तो प्राइस कौन यहाँ पर पे कर रहा है, जो आम जनता है गोवा की, और जो हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो, तो उसके ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि जो साउंड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी अगर हम लेकर आते हैं और लीगल क्लैरिटी रखते हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, तो उसी से ही हम जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाएंगे हमारे एक्सपोर्ट की। तो ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की वजह से नहीं हो पाएगा, किसी एक स्टेट के इनिशिएटिव की वजह से नहीं हो पाएगा। सबको यहाँ पर इकट्ठी अप्रोच जो है वो लगानी पड़ेगी, और गवर्नेंस जो है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, तभी जो है सही तरीके से हम जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस उसको सही कर सकते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं, एंड वेयर द कोर्ट टोटल्स एक्सपोर्ट इट अलोन कैन रिमूव दैट एम्पेडिमेंट। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ड्यूटी है सबकी वो यहाँ पर निभानी होगी, सही करनी होगी पॉलिसी। ओके, तो अगर अच्छी पॉलिसी होगी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तभी जो है हम अच्छी अप्रोच एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको यहाँ पर हमने ध्यान में रखना होता है, तो जिसकी वजह से जो भी हमारा प्राइमरी गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि अभी और एनालिसिस की ज़रूरत है। तो हाल ही में एक 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, जहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं कि अगर थोड़ा बहुत सही हुआ है, अच्छी खबर आई, तो उसका जो कारण है वो यही है कि भारत सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए गए थे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि कि भविष्य में कोई भी गंभीर बीमारी जो है वो उनको ना जकड़े। तो साथ ही साथ जो वोमेन एजेंसीज हैं उनका भी राइज हुआ। तो जैसे वोमेन इकट्ठी होकर अपना ग्रुप बनाती हैं, तो आप देखो बहुत सारी एनजीओज ऐसे हैं जहां पर मोस्टली जो हेड होती है वो एनजीओ की वोमेन ही होती है। तो ऐसी एजेंसीज की बहुत
बड़े पैमाने पर राइज हुआ है, जिन्होंने काम किया है पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए या फिर उनकी अच्छी सेहत के लिए। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो गिरे हैं, और जो सैनिटेशन है वो भी बढ़ी है। जो सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हुई हैं। तो अच्छे से निकासी पानी की हो रही है, जो भी यहाँ पर पर्याप्त संसाधन चाहिए सैनिटेशन के लिए वो उपलब्ध हो रहे हैं भारत सरकार की ओर से, और जो यहाँ पर एजेंसीज है वोमेन की, उनके इनिशिएटिव्स के द्वारा। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहे हैं। तो फर्टिलिटी मतलब कि जैसे एक जो लेडी है तो वो कितने बच्चे यहाँ पर जो है पैदा कर रही है, तो अभी इसमें भी जो है विराम लग रहा है, यहाँ पर रेशो कम हो रही है। तो अच्छी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी कम होगी और जितनी अच्छे तरीके से मैनेज होगी उतना ही भारत की तरक्की के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अभी भी जो माल न्यूट्रिशन के ऊपर जो हमारी बैटल है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत बड़ी बैटल है ये। तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। छोटे छोटे बच्चों को जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा उनकी बॉडी को। जो वो खाना खा भी रहे हैं वो खाना उनको मिलता है जहाँ पर जिस खाने में न्यूट्रिशन अवेलेबल ही नहीं होता, जहाँ उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको बचपन से ही बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे रिचेस्ट स्टेट्स भी हैं भारत में, वो भी अभी फेल है जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम है उनको टैकल करने के लिए। स्टंटिंग मतलब शरीर बिल्कुल सिकुड़ जाता है यहाँ पर, और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है अपने वेट के हिसाब से उनकी, और एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम अभी भी बच्चों को हो रही है बड़े पैमाने पर। तो अभी जो ये सर्वे आया है ये हमें स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलिटी के ऊपर, इन्फेंट के ऊपर, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी बच्चों की मरने की दर मतलब कितनी कम हुई है। तो इसके अलावा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, माता और उसके बच्चे की जो हेल्थ है उसके बारे में, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जहाँ पर बच्चे की बनने की प्रक्रिया होती है तो उसकी हेल्थ कैसी है। इसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है, मदर का भी न्यूट्रिशन और बच्चे का न्यूट्रिशन, जो मदर के जैसे यहाँ पर हालत होती है ना वही इम्पैक्ट जो है बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर जाती है। तो अगर मदर के पास ही पहले से माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, अच्छे से बॉडी में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाती है बच्चे को। तो साथ ही एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इन सब मुद्दों के ऊपर अच्छे से यहाँ पर जो है डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसके द्वारा। और कैसे यहाँ पर जो है हम इसको यूटिलाइज करें, कैसे जो है क्वालिटी हेल्थ जो है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और क्या कर चुके हैं यह भी यहाँ पर बताया गया है, और कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई, कैसे यहाँ पर बेटर पॉलिसी अपना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं केरला की। तो केरला एक काफी अच्छा स्टेट है, बहुत सारे पैमाने पर काफी आगे है केरला। तो यहाँ पर भी जो है ड्रामेटिक राइज देखने को मिला है स्टंटिंग में। लेकिन अगर बात करें चाइल्ड वेस्टिंग की तो उसको यहाँ पर उन्होंने स्टेबल बना के रखा है, उसको नहीं बढ़ने दिया है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब कि उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है बच्चे की। और वेस्टिंग का मतलब है कि हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए बॉडी का वो कम है। तो ये सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं। अगर बिहार की बात करें तो इसको एक गरीब राज्य माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही साइजेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है स्टंटिंग के केस में। ओके, और जो पहले से जो पिछला डाटा था बिहार का, जहां पर उसने वेस्टिंग में अच्छा काम किया था, मतलब प्रोग्रेस कर रहे थे, उसमें जो गेन किया था वो भी गवा चुका है, वो भी लॉस्ट हो चुकी है, मतलब कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो चुकी है चाइल्ड वेस्टिंग के कैटेगरी में। और अगर बात करें महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर भी कोई खास जो है इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। और जो है जो स्टंटिंग के मामले हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसको कंपेयर करें हम, जो तीसरा यहाँ पर जो सर्वे आया था 2005-06 में, और जो चौथा सर्वे आया था 2015-16, और जो अभी फिफ्थ सर्वे आया है 2019-20 का, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कम्प्लेक्स पिक्चर जो है बनती नजर आ रही है। मतलब कि जैसे हमें जिस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, इसको इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए था, उस हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी वैसे की वैसे ही सामने हैं। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही उच्च स्तर की हमें एनालिसिस की जरूरत है, और जो यहाँ पर जो कमियां है ना उसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि यहाँ पर खामी कहाँ पर रह गई है, और क्यों जो है मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है अभी तक इसको हम टैकल नहीं कर पाए हैं।
हालांकि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, जैसे हमने वैक्सीनेशन बढ़ाई है, मास वैक्सीनेशन हमने अप्रोच बढ़ाई है कि सभी बच्चों तक इसकी अवेलेबिलिटी पहुंचे, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो मदर की हेल्थ है, तो उसको भी सही किया जाए, मदर को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले, और जो टोटल फर्टिलिटी रेशो है इसके ऊपर फोकस किया गया है, सैनिटेशन अच्छे से हो, साफ सफाई अच्छे से हो यहाँ पर उसके आसपास, इन्फेंट और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो कम हो, तो इसके ऊपर भी हमने फोकस किया, इसको भी कम किया है, रिड्यूस किया है हमने। जो पहले भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे बच्चे मरते थे 1000 बच्चे के पीछे, तो अभी उसको भी कम कर हम 30-32 तक लेकर आए हैं पर 1000 चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमें अभी करके चल रहे हैं, अभी और भी ज़रूरत है। तो भारत में अक्सर क्या होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी के केस में कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नंबर थे, अभी उनको हमने कम किया, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना उसकी, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो अभी तक हम सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए हैं। तो यही एक रीज़न था कि मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार की ओर से, कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल में दोपहर का अच्छा खाना मुहैया हो, जो कि उनको जब वो बड़े हों उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की ना रहे। तो इसलिए भारत सरकार और भी प्रोग्राम चला रही है, वैक्सीनेशन कर रही है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की, स्टेट वाइड ट्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें बनाने होंगे, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो ना वहाँ पर एक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग हमें अप्रोच जो है अपनाकर चलनी होगी, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर खराब न्यूज़ निकल कर आ रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि साथ ही साथ जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हेल्थ के ऊपर नुकसान हो रहा है, तो इसके डाटे को भी हमने फर्दर जो है एनालिसिस करना होगा। और जो है जो क्रॉप्स के ऊपर जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्रॉप्स की ही कम हो रही है, जहाँ पर न्यूट्रिशन, जहाँ से क्रॉप्स जिस धरती से निकल कर आ रही हैं, फसलें निकल कर आ रही हैं, वही फसलें सभी खा रहे हैं, तो वहाँ पर भी न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ पर भी कमी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो एनवायरनमेंट जो आसपास का खराब हो रहा है उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, बीमारियां जो हैं बच्चों में, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, कोई 3 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमें पोल्यूशन के द्वारा, और जो यहाँ पर जो ज़्यादा गर्म हवा चलती है जिसको हम लू भी बोलते हैं, और पानी की कमी जो हो रही है, तो यहाँ पर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी सही नहीं हो रही है। सब चीज़ें जो है ना हमारे मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं, बच्चों की याददाश्त शक्ति भी कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमें एनालिसिस करना होगा अच्छे से, और एक अच्छी अप्रोच बनानी होगी, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को भी टैकल करना है, और जो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट है उसको भी यहाँ पर जो है समझना होगा, और उस हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी जो है बनानी होगी आने वाले समय में। तो यही पूरे आर्टिकल है। आई होप आपको अच्छे लगे हैं, आर्टिकल अच्छे से समझ आई है। तो कृपया लाइक ज़रूर करें ताकि कि मुझे यहाँ पर इंटीमेशन हो कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।